हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जो कि होगा राजपूत काल। अभी जो सीरीज़ चल रही है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास की चल रही है और उसी के क्रम में जो आज का टॉपिक है वो है राजपूत काल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिल सकें। अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इसका जो परिचय है 7वीं से 12वीं सदी या 8वीं से 12वीं सदी। तो कहीं बुक्स में 7वीं से 12वीं सदी लिखा है और कहीं बुक्स में 8वीं से 12वीं सदी लिखा गया है। अब बात करते हैं कि राजपूत कौन थे, राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें जो है अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है, अलग अलग उनके विचार हैं। तो जो विदेशी इतिहासकार थे दो, कन्नड़ जेम्स टॉड और स्मिथ, वो कहते थे कि विदेशी जाति हैं जो राजपूत वंश हैं, वो जब प्राचीन भारत के इतिहास में शक और कुषाण आक्रमण करते हैं भारत में, तो वो ये मानते हैं कि वो जो राजपूत हैं जो कि 7वीं और 12वीं शताब्दी तक इनका जो जो काल रहा, तो वो जो है इन्हीं के ही वंशज हैं। दूसरे जो इतिहासकार हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये भारतीय इतिहासकार हैं। तो इनका जो मत है वो भारतीय सोच के ही अनुसार है। उनका मानना ये है कि जो राजपूत वंश थे वो प्राचीन क्षत्रियों के वंशज थे, यानी कि जो आर्य थे वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, तो उन्हीं के वंशज जो हैं राजपूत हैं। गोपीनाथ शर्मा का मानना ये है कि ये जो है ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन चंद बरताई से। चंद बरताई कौन थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज आसो की रचना की थी। तो इनका मानना कुछ अलग ही है। इनका मानना ये है कि अग्निकुंड का सिद्धांत इन्होंने दिया। इनका मानना ये है कि जब भारत में बहुत ज़्यादा दुश्मनों की स्थिति गंभीर हो जाती है तो ऋषि वशिष्ठ माउंट आबू के पर्वत में चढ़ते हैं और वहाँ पर यज्ञ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मदद करें, स्थिति को सही करें। तो यज्ञ के पश्चात जब यज्ञ पूरा हो जाता है तो उन्हें अग्निकुंड से जो है 4 राजपूत वंश की उत्पत्ति होती है। और वो 4 राजपूत वंश कौन से हैं? गुज्जर, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। तो आपको ये 4 ध्यान में रखने हैं कि कौन से 4 जो हैं जाति राजपूत वंश अग्निकुंड के सिद्धांत से उत्पन्न होकर के आए हैं और किसका मानना ये है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस हिसाब से आएगा कि आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक ऑप्शन अलग होगा और पूछा जाएगा कि इनमें से अग्निकुंड के सिद्धांत से कौन सा राजपूत वंश उभर करके या उत्पन्न होकर नहीं आया है। तो जो इन चारों से अलग होगा वो आपका आंसर होगा। अब सब इतिहासकार का मानना ये है कि जो राजपूत वंश थे इनके 36 गोत्र थे। 10 जो थे वो सूर्यवंशी थे, 10 चंद्रवंशी, 4 जो थे वो अग्निकुंड से निकल करके आए थे या उत्पन्न होकर के आए थे, और जो 12 थे वो ऋषि वशिष्ठ के ही वंशज थे। तो ये तो हो गए इसका परिचय, इनका जो कहाँ से उत्पन्न हुए, इनकी उत्पत्ति। और अन्य जो है प्रमुख राजपूत वंश जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है चंदेल, जिनका क्षेत्र विस्तार बुंदेलखंड था, सिसोदिया जिनका क्षेत्र विस्तार मेवाड़ राजस्थान था, गैड़वाल जिनका क्षेत्र विस्तार कन्नौज था। तो ये गैड़वाल वंश मोहम्मद गौरी के टॉपिक में भी मैंने पढ़ाया आपको। तो कुछ जो राजपूत वंश है वो एक बार इंट्रोडक्शन इनका हो चुका है, तो इस टॉपिक को समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जो गुज्जर प्रतिहार है उनका जो क्षेत्र था वो गुजरात दक्षिण राजस्थान था। परमार का जो क्षेत्र था वो मालवा और धार था। चौहान का जो क्षेत्र था वो राजस्थान और दिल्ली था। और चालुक्य सोलंकी जिनका क्षेत्र गुजरात था। तो अब इनके बारे में जो इनसे ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं, जो इस फैक्ट्स उभर करके आते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गुज्जर प्रतिहार का। गुज्जर प्रतिहार का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। इसकी राजधानी सबसे पहले उज्जैन थी और फिर बाद में कन्नौज स्थानांतरित की गई। तो किसके द्वारा की गई? नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। इसने अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज स्थापित की।
नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण को सफल किया और ये कहाँ लिखा गया है? ग्वालियर अभिलेख में। वसराज एक शासक था जिसके समय पे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। मैंने बताया था कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जो कि राष्ट्रकूट पाल और गुज्जर प्रतिहार के बीच में हुआ था और वसराज ने धर्मपाल को हराया था। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। इसके एक महत्वपूर्ण शासक थे मिहिर भोज। मिहिर भोज इस वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने आदिवरा और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी और ये कहाँ मिलता है? ग्वालियर अभिलेख में। महेंद्रपाल प्रथम के राज दरबार में विद्वान राजशेखर निवास करते थे और राजशेखर की जो रचना है वो हैं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हरविलास। तो ये जो रचनाएं हैं इसकी एक बार में ध्यान में रख लेनी है कि कौन कौन सी राजशेखर की रचनाएं हैं। तो वो है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हरविलास। इसका जो अंतिम शासक था वो था यशपाल। तो गुज्जर प्रतिहार से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं वो इतने ही हैं। उसके बाद गुज्जर प्रतिहार के बाद जो राजधानी कन्नौज थी वो किसकी थी? गहड़वाल वंश की। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसके जो संस्थापक थे वो चंद्रदेव थे। कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना इन्होंने ही की। इनका जो एक शासक था प्रमुख जयचंद, तो 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित किया गया और उसी समय इसकी मृत्यु भी हो गई थी। ये मोहम्मद गौरी के चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया है। अब बात करते हैं चौहान वंश की। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। देखिए किसी ना किसी के सामंत ही थे, कोई किसी का सामंत था, कोई किसी का। तो चौहान जो थे वो प्रतिहारों के सामंत थे। 10वीं शताब्दी के आरंभ में वाक्यपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया था। तो जब ये थोड़ा बड़ा बड़ा इनका राज्य हो जाता था किसी का भी, तो वो अपने को स्वतंत्र घोषित करके अपना ही राज्य स्थापित कर देते थे। अजय राज पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना करी और अजमेर को राजधानी बनाया। तो इम्पॉर्टेंट है, तो ये पता होगा आपको कि चौहान वंश की राजधानी जो थी अजमेर थी, पर अजमेर को राजधानी बनाया किसने? तो वो बनाया अजय राज ने। विग्रहराज या विशल देव के राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की स्थापना की। इम्पॉर्टेंट है, आपको नाटक का नाम ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज तृतीय, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। सभी चौहान थे पर पृथ्वीराज चौहान जो है पृथ्वीराज तृतीय को कहा गया है। सबसे प्रमुख शासक था। इसके राजकवि जो थे चंद्रबरदाई और जयनक। चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो और जयनक की है पृथ्वीराज विजय। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो नन्नुक था। इनका जो राज्य की स्थापना हुई वो 9वीं शताब्दी में हुई। इनकी राजधानी खजुराहो थी। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यशोवर्मन, पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस वंश का शासक था। वो था चंदेल वंश का। और इन्होंने किस मंदिर का निर्माण कराया? तो वो करवाया विष्णु मंदिर का। ढंग एक शासक था जिसने कालिंजर को राजधानी बनाया। अंतिम शासक परमर्दिदेव और परमल पृथ्वीराज द्वारा पराजित हुआ था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कालिंजर पर अधिकार हो गया और चंदेल राज्य 1305 ईस्वी में दिल्ली में मिल गया। तो मैंने आपको बताया था कि चौहान राज्य जो है, चौहान वंश का जो साम्राज्य था वो दिल्ली तक था। तो उसके बाद जो ये चंदेल है वो दिल्ली में मिल जाता है। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज और कृष्ण राज था। एक बात को अच्छे से ध्यान में रखिए, एक यूके और यूके SSS में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो उसमें हमेशा जो स्टूडेंट होते हैं वो कनक पाल को टिक करते हैं।
तो कनकपाल जो है वो उत्तराखंड में परमार वंश की स्थापना का श्रेय जाता है कनकपाल को। पर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो वो उपेंद्र राज था, कृष्णराज जिसका दूसरा नाम था। पर जो कनकपाल है वो उत्तराखंड के पेपर से रिलेटेड है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमार वंश का संस्थापक कनकपाल है। कनकपाल जो संस्थापक है वो उत्तराखंड में जो स्थापना की या साम्राज्य का विस्तार किया, वो उसका श्रेय कनकपाल को जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि उत्तराखंड में परमार वंश की स्थापना किसने की, तो आंसर कनकपाल होगा। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो उपेंद्र राज होगा। एक बार यूकेपीएससी को ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा था क्योंकि उपेंद्र राज क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं था। इनकी जो राजधानी थी वो धार नगरी थी। प्रमुख शासक इसका था राजा भोज, जिसे कविराज भी कहते थे। कविराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। आयुर्वेद सर्वस्व और समराग सूत्रधार इनकी रचना थी, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। भोजपुर नगर बसाया इन्होंने और भोजपुर तालाब का निर्माण भी करवाया। चालुक्य वंश, सोलंकी वंश। तो जो सोलंकी वंश जो कि गुजरात का क्षेत्र था, देखिए चालुक्य तो बहुत पढ़ चुके हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में भी वेंगी के चालुक्य पढ़ा था, कल्याणी के चालुक्य पढ़ा था। तो इस तरह से चालुक्य वंश। अब बात की जाए अगर सोलंकी वंश की, तो इसका जो संस्थापक था वो मूलराज प्रथम था। राजधानी इनकी अहिलवाड़ थी। भीम प्रथम के समय गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि किसके समय गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो उस समय यहाँ का जो शासक था वो भीम प्रथम था, और ये गजनवी के टॉपिक में मैंने बताया है। जय सिंह सिद्धराज के दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि भीम फर्स्ट के सामंत विमल ने माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है कहीं एग्जाम में कि भीम प्रथम के सामंत जो थे विमल, उन्होंने माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय के समय गौरी का आक्रमण हुआ, और गौरी के इसमें जो है प्रथम हार होती है, ये मैंने आपको बताया था, जो कि 1178 का आक्रमण है। और भारत में जो है मोहम्मद गौरी की पहली हार होती है। पर मोहम्मद गौरी के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। भीम द्वितीय जो है वो मूल राज द्वितीय का छोटा भाई था। तो अगर ऑप्शन ये आता है कि गुजरात जो मोहम्मद गौरी है उसको किसने हराया, अगर ऑप्शन मूलराज द्वितीय आएगा तो आप मूलराज द्वितीय टिक करेंगे। अगर भीम द्वितीय आएगा तो भीम द्वितीय टिक करेंगे, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब मोहम्मद गौरी गुजरात पर आक्रमण करता है तो शासन जो था वो मूलराज द्वितीय का था, पर जो सेना के साथ भेजा गया वो भीम द्वितीय भेजा गया और हराया भी भीम द्वितीय ने। पर शासन जो था गुजरात में उस समय मूलराज द्वितीय का था। तो इसलिए जो ऑप्शन है आपको ऑप्शन के हिसाब से ही टिक करना है अपना आंसर। अब लास्ट जो दो वंश हैं जिनके बारे में इनके प्रमुख शासकों की इतनी विस्तृत जानकारी नहीं मिलती और सिर्फ इनकी राजधानी के बारे में पूछा जाता है, तो काकतीय वंश, जिसकी राजधानी जो है वारंगल थी, जो कि इस समय वर्तमान तेलंगाना आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। होशियाल वंश, जिनकी राजधानी द्वार समुद्र थी, जो कि कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ती है। तो ये तो थे इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट्स राजपूत काल के, राजपूत वंश के, जिनसे क्वेश्चन बनते ही हैं, और ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब जो होगा वो दिल्ली सल्तनत का होगा। आप इस टॉपिक को राजपूत काल को मध्यकालीन भारत के इतिहास के शुरू होने से पहले भी पढ़ सकते हैं और अरबों और तुर्कों के आक्रमण के बाद भी पढ़ सकते हैं। आप दोनों ही तरीके से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इनका जो काल था वो 7वीं और 12वीं सदी तक था, 7वीं से 12वीं सदी तक था। तो आप कैसे भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत, उसमें मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।